इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और राजन कोचर जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं और इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। पीके सहगल साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो रेड लाइन वाली चीज़ें आई हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट और न्यूक्लियर हथियार जो है वो हमारे लिए रेड लाइन है, इससे क्या बताने की कोशिश की जा रही है और कैसे ये इस पूरे सिचुएशन में एक अहम कड़ी के तौर पर इसको देखा जाए? देखो, इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं। इशू जो है बड़ी कंटेंशियस है। दोनों की रेड लाइन है और दोनों ही झुकने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ही किस्म से माइंड गेम कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, प्रेशराइजेशन कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं। लेकिन दोनों को ही साफ तौर पर मालूम है कि इनके ऊपर समझौता करना ही पड़ेगा। तो अगर समझौता नहीं हुआ तो किसी प्रकार से स्थिति जो बिगड़ सकती है। और दोनों में से कोई भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन ये धमकियां दे रहे हैं। ईरान को साफ तौर पर मालूम है कि अमेरिका किसी भी हालत में उनको न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा। और साथ में जो उनके पास 400 केजी एनरिच यूरेनियम है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं उसको यूरेनियम को या तो डाइल्यूट करें या उसको उससे बाहर या तो रशिया को भेज दे या अमेरिका को हैंड ओवर दे। अमेरिका तो हैंड ओवर नहीं करेगा। और जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ताल्लुक है, वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर प्रकार से खोला जाए, बिल्कुल बिल्कुल वैसे की तरह। लेकिन ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो नहीं खोलेंगे जब तक अमेरिका अपने ब्लॉकेड को पहले खत्म नहीं करता। और जब तक वो ब्लॉकेड नहीं खत्म करता, हम इस पर की कार्रवाई नहीं करेंगे। और दूसरा, वो कह रहे हैं कि जहां तक न्यूक्लियर इशू का ताल्लुक है, इसके ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन ईरान भी साफ तौर पर समझता है कि इसके ऊपर समझौता तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बार बार मिडिल ईस्ट में लड़ाई होगी। और साफ तौर पे अभी जो है युद्ध विराम जो है एक तरफा है। ट्रम्प की तरफ से ये भी धमकी दी जा रही है कि अगर अगले 3 दिन में ईरान इस युद्ध विराम को एक्सेप्ट नहीं करता तो उनकी पाइपलाइंस को बर्बाद किया जा सकता है। ये केवल धमकी है। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से ट्रम्प की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई की गुंजाइश है। ये केवल और केवल धमकी है, प्रेशर टैक्टिक्स है, माइंड गेम्स, पोस्टरिंग है। बैक टू यू। बिल्कुल, माइंड गेम्स और लगातार बयानों का दौर भी देखने को मिला है। राजन कोचर जी, कभी देखा जा रहा था कि मीडिएशन के जरिए से बातचीत हो रही थी, पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, और वहीं देखा कि उससे कुछ ही दिन पहले ये हो गया कि अमेरिका अपनी डेलीगेशन नहीं भेजेगा, और अब वो कह रहा है कि ईरान को अगर समझौता करना है, ईरान को अगर शांति चाहिए तो वो डायरेक्ट वॉशिंगटन में कॉल करे। तो अब अमेरिका क्या दिखाना चाह रहा है कि उसे मीडिएशन भी नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट बातचीत करना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम साहिबा जी। देखिए, ये जो आपका इशू है, ये एक साफ डायरेक्शन में जा रहा है। लोग समझते हैं कि ये डायरेक्शन नहीं ले रहा है, इसको मेरे हिसाब से बहुत एक क्लियर डायरेक्शन ले रहा है। और इसीलिए अगर मैं आपकी तवज्जो में अगर डालूं कि जब ये इस्लामाबाद टॉक्स 1.0 हुआ था, ये उस टाइम पे 11 घंटे के बाद ही टॉक्स को क्यों बंद कर दिया गया? 14 दिन का सीज फायर था। आपके पास 14 दिन का टाइम था कि आप जो अगर एक आपको डेडलॉक नजर आ रहा है तो आप कुछ गैप के लिए विराम कर लीजिए, 8 घंटे 10 घंटे अपना वो आपको रिसस्टिकेट कर लीजिए। बिकॉज ये 21 घंटे लगातार ये टॉक्स चली है, तो इसमें काफी मेंटल फटीग और मेंटल एग्जॉशन भी आ जाता है। जो भी आपके नेगोशिएटर्स होते हैं तो उनको आप एक रेस्ट दे दीजिए, दोबारा से शुरू कर लीजिए। पर जब आपकी इंटेंशन ही साफ नहीं है, जब आपकी इंटेंशन ही क्लियर नहीं है कि आप बातचीत के ये हक में नहीं है और आप एक प्रेशर टैक्टिक्स उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप इसको मुझे बताइए, ये जो ब्लॉकेड हुआ ये किस लिए किया है? ये ब्लॉकेड जब आपकी बातचीत चल रही है तो उसमें ब्लॉकेड का क्या मतलब? 10 दिन के लिए अगर आपने बातचीत करनी है तो 10 दिन के लिए आप बोलिए मैं 10 दिन के लिए ब्लॉकेड बंद करता हूं, और अगर ये 10 दिन में बातचीत सफल नहीं होती, मैं ब्लॉकेड अपना जारी कर लूंगा। तो एक क्लियर इंटेंशन ये जो मुझे नजर आ रही है, इसमें पाकिस्तान तो एक बहाना है, और एक डायरेक्ट कॉल की भी बात है, ये भी एक बहाना है। बिकॉज ईरान इनसे डायरेक्ट कॉल कभी नहीं करेगा। और इसको ईरान का अगर मैं 27 फरवरी का अगर आपको बताऊं कि जिस तरीके से ईरान मान रहा था हर एक चीज अमेरिका के, आज वो सिचुएशन नहीं है। और एक बहुत आईआरजीसी लीडरशिप ने एक बहुत हार्डलाइन स्टांस ले लिया।
तो इसका जो एंड में इसका अपने कमेंट को एंड करके मैं इसको कंक्लूड इसलिए करता हूं इस तरीके से कि यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉक बिकॉज वो जानते हैं कि वो जैसे अब बैठेंगे उनको कुछ कंसेशन देने पड़ेंगे और जैसे हम यूरेनियम की बात करते हैं ईरान एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इजराइल को आप देख लीजिए उसके पास भी न्यूक्लियर है और उसके पास ये भी बताया जाता है कि 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं तो ईरान इसको क्यों ही ऑप्शन अपने लिए ना रखे बिकॉज एक उसका दुश्मन के पास है तो वो एक डिसएडवांटेज में क्यों रहे तो मुझे लगता है कि कोई भी टॉक्स यहाँ पे एग्रीमेंट का कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है आने वाले वक्त में ये इसको लड़ाई भी नहीं शुरू होगी दोबारा से बिकॉज अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड टू फाइट एनी लॉन्गर उसके अपने मसले हैं डोमेस्टिक प्रेशर है नेटो का प्रेशर है बाकी है तो इसको मुझे लगता है कि अमेरिका इसको यहाँ से विड्रॉ करेगा एक अपना नैरेटिव बना के कि वो लड़ाई जीत गया उसने इसको ईरान को तबाह कर दिया है कि जैसे अभी फॉक्स न्यूज में नैरेटिव इनका चल रहा है इनका वॉशिंगटन पोस्ट में चल रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स में चल रहा है इनका रॉयटर्स में चल रहा है ये सारी ये जो एजेंसीज है वेस्टर्न मीडिया ये इनका नैरेटिव अपने बनाने में लगे अल्टीमेटली यूएस यहां से विड्रॉ करेगा और एक लास्ट पॉइंट है इजराइल के बारे में देखिए इजराइल लेबनान की लड़ाई नहीं रोकने वाला है और वो एक प्री कंडीशन है इसको ईरान के लिए अगर ये बातचीत अगर आप इसको आगे लेके जाते हैं तो नेतन्याहू इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट और जिस तरीके से वो लगा हुआ है वहां पे अपनी फौजों को निकाल के और अभी भी इसको युद्ध जारी है अब मुझे इस टॉक्स का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता बिल्कुल और इस बात का खदशा बार बार जाहिर किया जा रहा था पीके सहगल साहब जिस तरह से राजन जी कह रहे हैं अगर इन टॉक्स का और इस मसले का हल नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा तो फिर ये मसला हल कैसे होगा क्या आपको भी लग रहा है कि अमेरिका इस सिचुएशन पर आ जाएगा कि उसे दिखावा करके विड्रॉ भी करना पड़े कि वो दिखाएगा कुछ और फिर करेगा कुछ और देखो मेरे मुताबिक अमेरिका किसी प्रकार से युद्ध नहीं चाहेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर जानते हैं हर प्रकार से अलग थलग है नेटो उनके साथ में नहीं है यूरोपियन यूनियन उनके साथ में नहीं है उनके एलाइज अपने साथ में नहीं है उनके अपने लोग उनके साथ में नहीं है रिपब्लिकन पार्टी उनके साथ में नहीं है वहां के 72% लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की हैंडलिंग ऑफ द वॉर जो है गलत है 93% लोग कह रहे हैं कि किसी भी हालत में बूट्स ऑन ग्राउंड या बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारने चाहिए ऐसे में अमेरिका साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे पास सारे कार्ड्स हैं लेकिन वो कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से इसके ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे इश्यूज आर वेरी वेरी सेंसिटिव ईरान चाहे तो टेलीफोन उठा सकता है और हमारे से डायरेक्ट बात कर सकता है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारे पास सारे कार्ड्स हैं उनका क्या मकसद इसका मतलब ईरान के अंदर जबरदस्त कीमतें आसमान को छूनी शुरू हुई है और बड़े पैमाने पर वहाँ हर प्रकार की दिक्कत है बिजली की दिक्कत है पानी की दिक्कत है महंगाई बढ़ रही है खाने पीने की चीजें की कमी हो रही है क्योंकि जो उन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया हुआ है उससे जो रेवेन्यू कम्प्लीटली पैसा आना कम्प्लीटली ऑलमोस्ट बंद हो गया है कुछ हफ्तों तक तो ईरान इस मुसीबत को झेल सकता है लेकिन जहां तक आम आदमी काफी से ज्यादा उनमें रोष है काफी से ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है और अभी वहाँ मॉडरेट्स जो है और हार्डलाइनर्स है उनमें कंप्लीट वर्टिकल डिवीजन हो चुका है मॉडरेट्स में जो प्रेसिडेंट मॉडरेट है जो स्पीकर ऑफ दी सेनेट है वो भी मॉडरेट है जो उनके अगाची फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वो भी मॉडरेट है एक और भी मॉडरेट है लेकिन आईआरजीसी जो है वो हार्डलाइनर्स है और इनके बीच में वास्तव में डिवाइड हो चुका है लेकिन इन दी अल्टीमेट एनालिसिस कौन किसकी बात मानेगा ये समय बताएगा लेकिन मुझे साफ तौर पर पता है कि इसका हल निकालना ही पड़ेगा और हल निकालने का एक ही तरीका है दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि देखो जो हमारा 14 ट्रिलियन डॉलर्स अपने जो एसेट्स है वर्ल्ड वाइड उनको फ्रीज किया हुआ है सबसे पहले उनको तो डीफ्रीज कीजिए कुछ हद तक सैंक्शन चाहिए ताकि हमको जो ट्रस्ट डेफिशिएंट है दोनों देशों के अंदर इतना जबरदस्त है कि एटलीस्ट ट्रस्ट तो हटाइए हम कैसे यकीन करें कि आप वाइल ये सीज फायर के बीच में आप दोबारा हमको धोखा ना दे पहले भी 2 बारी बातचीत हो रही थी बातचीत के बीच में आपने हमला किया एक बारी जून लास्ट ईयर एक बारी 28 फरवरी को हम कैसे माने कि आप इसको इसी का फायदा उठा के हमारे ऊपर धोखेबाजी से दोबारा हमला नहीं करोगे ऐसे में वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि किसी ना किसी प्रकार की कोई कंसेशन होनी चाहिए और किसी प्रकार का बातचीत से पहले वो चाहते हैं कि हमको आप आश्वासन दीजिए कि आप दोबारा किसी प्रकार से ना आप ना इजराइल
ईरान के ऊपर हमला करेगा या लेबनान के ऊपर हमला करेगा। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन मीट होने में सेकंड उनकी जो कंडीशन है वो कहते हैं उसके बाद बातचीत होगी हॉर्मुज के बारे में, तो हॉर्मुज को कैसे मैनेज किया जाएगा और इसको कैसे हॉर्मुज को खोला जाएगा। और ये दोनों बातचीत के बाद में द थर्ड एंड द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज न्यूक्लियर थिंग। वो कहते हैं पहले स्टेज बाय स्टेज बातचीत करते हैं, पहले स्टेज 1 करते हैं। स्टेज 1 जो है जैसे कि मैंने कहा कि आप ब्लॉकेड हटाइए और कुछ हद तक हमको कंसेशन दीजिए इन टर्म्स ऑफ सैंक्शंस वगैरह एंड इन टर्म्स ऑफ जो हमारे एसेट्स को डीफ्रीज। स्टेज 2 जो है हॉर्मुज के बारे में एंड लास्ट स्टेज होगा जब हमको एक दूसरे के ऊपर थोड़ा भरोसा हो जाएगा, लास्ट स्टेज होगा न्यूक्लियर। और ईरान साफ तौर पे जानता है कि अमेरिका किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा जहां तक न्यूक्लियर इशू है। ईरान भी जानता है और ईरान शायद उसको मान भी जाएगा। पहले भी मानने के लिए तैयार था, 2015 में भी मानने के लिए तैयार था। और जब फरवरी 28 से पहले जब बातचीत हो रही थी उस समय भी ईरान एक किस्म से आश्वासन दिया था कि हम नहीं बनाएंगे। और वो कह रहे थे हम जो 400 kg एनरिच यूरेनियम है रशिया को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। ईरान साफ तौर पर जानता है कि ये शर्तें तो उनको माननी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले वो अपनी शर्तें भी बनवाना चाहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी वजह थी। इसी को लेकर राजन जी आपसे भी समझना चाहेंगी, क्योंकि जिस तरह से सहगल साहब ने भी कहा कि ईरान मान रहा था, अमेरिका ने कहा कि आप 1 साल तक अपने प्रोग्राम को रोक दो, ईरान मान गया। फिर उसे लगा अरे ये तो बहुत आसानी से मान गया। फिर उसने 5 साल का जिक्र किया, जब इससे पहले बातचीत चल रही थी तब 5 साल का जिक्र किया, तब ईरान ने कहा ठीक है। लेकिन फिर क्या, फिर उसके बाद अमेरिका ने सीधा हमला ही कर दिया। तो यहाँ पर क्या अमेरिका को ये भी लग रहा था कि ये आसानी से कैसे मान रहा है, तो अब कहीं ना कहीं इसको और बड़ी चीज में फंसाया जाए, और फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे इस पूरे जंग का मरकज बन गया? देखिए, जब ये नेगोशिएशंस चल रही थी तो इनका जो है ओमान ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस नेगोशिएशंस में। और जो नेगोशिएटर्स थे ओमान के, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और जानकार, और वो जानते थे कि इस नेगोशिएशंस को किस तरीके से आगे लेके जाना है। अब अनफॉर्चुनेटली इस ओमान सीन से अलग हो चुका है, क्योंकि ओमान को अब भरोसा नहीं रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर के आप बातचीत के बीच में भी 2 बार ऐसा हुआ है इसको अमेरिका ने हमला किया है। तो अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए ओमान ने साफ इनकार कर दिया था कि हम इस मीडिएशन में नहीं आएंगे, और इसलिए पाकिस्तान का उसमें नंबर आ गया। दूसरा, यहाँ पे जो कौन नेगोशिएट कर रहा है अमेरिका की तरफ से, स्टीव विटकॉक और कुचनर, ये है कौन लोग? क्या एक्सपीरियंस है इनको डिप्लोमेसी का? क्या इनको आता है एक सिविलाइजेशनल पावर के साथ डील करने के लिए, रीजनल पावर के साथ, ईरान जैसी पावर के साथ, असिमेट्रिक पावर के साथ, क्या इनको आता है डील करना? एक कन्वेंशनल तरीके से वो फौज है इनकी अमेरिका की। अगर आप फौज देखें तो एक कन्वेंशनल बहुत मजबूत आर्मी है। वो एक कन्वेंशनल आर्मी दूसरी कन्वेंशनल आर्मी के अगेंस्ट लड़े तो बात बने। अब यहाँ पे एक असिमेट्रिक वॉर है, आपके पास कन्वेंशनल आर्म्स है, वो यहाँ पे आपको कोई एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं दे रहे। और हमने ये इसको देख लिया कि आप इसको ईरान के अंदर जो इन लोगों ने मिसाइल सिटीज बनाई हुई, जिस तरीके से प्रोडक्शन 20 साल ईरान को लगे हैं ये फैसिलिटीज को तैयार करने के लिए, मिसाइल सिटीज हैं जमीन से 100 मीटर नीचे, इसको वहां तक अमेरिका तो पहुंच भी नहीं पाया है। और उसका जो भी उसका यूरेनियम है एनरिच्ड, वो जो 450 kg बताया जाता है, वो एक सेफ प्लेस में डीप है उनका। तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो नेगोशिएटर्स है ना इन लोगों के, ये कहीं पर भी पहुंच पाएंगे ईरान के साथ। बिकॉज जैसे जल सहगल साहब भी बता रहे कि कहीं ना कहीं पे एक मिडिल पाथ तो आना पड़ेगा ना। किसी को तो आगे आके इसको बोलना पड़ेगा कि ओके, आपकी 3 शर्तें हम मानते हैं, 2 शर्तें आप हमारी मानिए। तो कहीं ना कहीं पे इस टाइप का आपको मीडिएशन लाना पड़ेगा। और अगर आप न्यूक्लियर इसको एनरिचमेंट की बात करते हैं तो एक 5 साल का आप जो एक टाइम जरिया आप इसको देख सकते हैं। उससे बताऊं क्या होगा,
5 साल तक आपकी सारी सिक्योरिटी गारंटीज काम करेगी कि 5 साल तक ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, बिकॉज सब कुछ कंडीशनल होगा फिर एक टाइम पीरियड के हिसाब से। और वही एक तरीका है सोल्यूशन का। एक ब्लैंकेट, अगर आप एक ब्लैंकेट बैन अगर आप ईरान के ऊपर करेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है ईरान को, बिकॉज वो जानता है कि इजराइल के पास आज न्यूक्लियर की ताकत है, और अगर वो मान जाएगा तो फिर एक वन साइडेड वॉर हो जाती है, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही है। आपने यूक्रेन को मजबूर किया कि अपना उसको न्यूक्लियर का जो अपना जो भी आपके रिएक्टर्स थे, जो उनके पास एनरिचमेंट फैसिलिटी थी, उसको बंद करना पड़ा। और तभी आज रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, क्योंकि अगर यूक्रेन एक न्यूक्लियर पावर होता तो कभी भी रशिया इस तरीके से अटैक नहीं करता। तो एक डेटरेंस होता है हमेशा, एक न्यूक्लियर इज अ वेरी बिग डेटरेंस। ईरान भी जानता है कि अगर उसके पास न्यूक्लियर नहीं होगा तो उसके पास कोई भी डेटरेंस नहीं होगा। इस तरीके से अभी जो ईरान फेस कर रहा है, अगर ईरान के पास एक न्यूक्लियर क्षमता होती तो वो धमका सकता था दूसरे देश को कि आप हमारे ऊपर अटैक मत करें। तो इसको मुझे ये लगता है कि ये जब तक कोई ना कोई मिडिल पाथ पे नहीं हम लोग आएंगे, ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि कौन अब इसको लेकर आगे कवायद रखता है, क्योंकि पीके सहगल साहब, जिस तरह से अमेरिका की बयानबाजियां लगातार देखने को मिल रही हैं, एक तरफ लगता है कि हाँ अब बातचीत होगी, कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन दूसरे ही पल अमेरिका बदल जाता है। और जिस तरह से अमेरिका को ये कहा जा रहा था कि इजराइल के इन्फ्लुएंस के चक्कर में, इजराइल के चक्कर में वो फंस गया है, लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका लीड करता हुआ नजर आ रहा है। और जो डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म अमेरिकी सदर को झेलना पड़ रहा है, क्या उससे भी फर्क पड़ेगा, या अब ये लड़ाई उससे भी ऊपर उठ चुकी है? देखो, डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पे जानते हैं कि उनकी मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में। मिड टर्म इलेक्शन में वो सेनेट के ऊपर भी कंट्रोल हो सकते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर हो सकते हैं और लिम तक प्रेसिडेंट हो सकते हैं। उनके खिलाफ लोग बहुत बड़े पैमाने पर दुखी हैं। अमेरिका में भी फ्यूल प्राइसेस, ग्रोसरी की प्राइसेस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कभी स्टॉक मार्केट उछल रही है, कभी गिर रही है। वहां के लोग भी काफी ज्यादा परेशान है, तो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जल्दी इस मामले का हल निकले जाए, क्योंकि सारी दुनिया जो दुखी हो रही है। और अगर ये लंबा चले किसी माफिक का, तो जो क्रूड प्राइस है $130-150 पर बैरल भी हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया में बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। तो ये भी जानते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया में भुखमरी फैल सकती है, क्योंकि दुनिया का 30 से 35% फर्टिलाइजर का जो रॉ मटेरियल है इस इलाके से आता है। पहले यूक्रेन की वजह से बंद हो गया, फिर इधर की वजह से बंद हो गया, और साथ में एल नीनो आने वाला इस साल, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर पानी की दिक्कत होगी, फर्टिलाइजर की दिक्कत होगी, दवाइयों की दिक्कत होगी, मेडिसिन का भी रॉ मटेरियल बहुत 40 to 45% यहाँ से आता है। फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल भी तकरीबन 40 to 45% यहाँ से आता है। फिर हिंदुस्तान अपने आप को सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहता है नेक्स्ट 3 to 5 years। उसके लिए दो अच्छे इंग्रेडिएंट है, हीलियम और प्रोपेन गैस, दोनों का रॉ मटेरियल यहीं से आता है। तो ऐसे में बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया को नुकसान है। लेकिन ट्रंप जो है, उनको लगता है कि अगर किसी ना किसी प्रकार से अगर वो ईरान को झुका ले, जो उनकी जबरदस्त कोशिश है, तो मिड टर्म इलेक्शन में उनको लगता है कि वो जीत भी सकते हैं और वास्तव में उनकी अप्रूवल रेटिंग भी बढ़ सकती है। फिर उनका इशारा चाइना की तरफ भी है। चाइना को उन्होंने पहले वेनेजुएला से ऑयल बंद किया, अभी यहाँ से ऑयल बंद, तो उनको लगता है कि चाइना को भी इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखो, अगाची जो है पहले पाकिस्तान में आए, फिर पाकिस्तान से वापस चले गए, उसके बाद में सऊदी अरेबिया गए, ओमान गए, और फिर उसके बाद में पाकिस्तान में आए, फिर पाकिस्तान से चले गए रशिया में, जहाँ पे उनकी मुलाकात पुतिन से होगी। उसके बावजूद पता लगेगा कि ईरान का वास्तव में क्या दुख है। बट इन द मीन टाइम सबसे बड़ा जो होगा वो ट्रंप की आए दिन धमकियां हैं। अगर ट्रंप ये धमकियां देना बंद कर दे तो वास्तव में इट विल बी अ फेस सेविंग डिवाइस फॉर बोथ साइड्स। और ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, और सेंसिटिव इश्यूज में आप धमकियां इस माफिक देते रहो और मेरे माथे पर बंदूक लगा के बोलो कि आप डॉटेड लाइन पर साइन करो, और आप समझो कि मैं साइन करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। कोई भी इज्जतदार आदमी जो है इस माफी की कार्रवाई किसी प्रकार से नहीं करेगा। और ईरान 2500 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, 2500 साल तक आज तक नहीं झुका और ना ही झुकेगा। दोनों देशों ने वो साफ तौर पे मालूम है कि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सारा नुकसान जो है मिडिल ईस्ट में हुआ है, ईरान के अंदर हुआ है, गल्फ कंट्रीज में, अमेरिकन बेसिस पे हुआ है, अमेरिकन एम्बेसीज पे हुआ है, लेकिन अमेरिकन मेनलैंड पे ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि अब इस जंग का
खात्मा और हल कब निकल कर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।